हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम काव्यखंड के 8 चैप्टर ऊषा जो कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा रचित है, इस चैप्टर की कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसके कंप्लीट सारांश को और इस चैप्टर की कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यानी कि बाकी के चैप्टर्स की तरह ये चैप्टर भी आपका इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। एंड मेक श्योर कि आपने हमारी इस वीडियो को देखने से पहले बाकी के सभी चैप्टर्स की वीडियो को ऑलरेडी कवर कर लिया है, क्योंकि ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और इस सीरीज़ को स्टार्ट से एंड तक आप एक बार कंप्लीट देख लोगे तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से छूट नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम इस चैप्टर के सारांश को कवर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के सारांश को कवर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऊषा का मतलब क्या होता है, यानी कि इस चैप्टर का जो टाइटल है ऊषा, इसका क्या अर्थ हुआ। तो देखो, जब आप कभी भी बिल्कुल मॉर्निंग में उठते होगे तो आप देखते होगे जब सूर्य की पहली किरणें जब बादलों को चिरते हुए बाहर निकलती है, तब वो जो सीन होता है उसे हम कहते हैं ऊषा काल। ठीक है, यानी कि जब सूर्य की पहली किरण जब बाहर निकलती है, बिल्कुल आप इस पिक में भी देख सकते हो, इस फोटो में भी देख सकते हो, जब सूर्य की किरण बाहर निकलती है नीले बादलों को चिरते हुए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऊषा काल। ठीक है, तो आपको पता चल चुका होगा कि ऊषा हम किसे कहते हैं। अब हम इस चैप्टर के सारांश को अच्छे से समझने वाले हैं। ऊषा शीर्षक कविता के रचयिता शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। शमशेर सिंधी प्रगतिशील कविता के एक बहुत ही ज़्यादा मंझे हुए कलाकार हैं। तो अब इस चैप्टर में हमें क्या कुछ पढ़ना था, तो ऊषा का आगमन, आकाश की आभा तथा चारों ओर व्याप्त सौंदर्य का यथार्थंश इस कविता की विशेषता है। सूर्य के आगमन के पूर्व का समय ही ऊषा काल कहलाता है। आकाश जो था वो एकदम नीला था और स्वच्छ भी था। उसकी नीलिमा के मध्य एक उजाला हल्के रूप में झांकता सा दिखाई देने लगा। और ये क्या था, ये था सूर्य की किरण। ये जो नीलिमा के मध्य एक उजाला हल्के रूप में झांकता सा दिखाई देने लगा था, वो सूर्य की किरण थी। उस प्रातःकालीन बेला में आकाश ऐसा आभासित हो रहा था मानो राख से लिपा हुआ कोई गीला चौका हो। तो अगर आप कभी ग्रामीण इलाके में रहे होगे तो आपको पता होगा चौका किसे कहते हैं। तो वो जो सीनरी था, वो जो ऊषा काल था, वो इस तरह से दिख रहा था कि मानो राख से लिपा हुआ कोई गीला चौका हो। फिर धीरे धीरे पूरब से हल्की लालिमा झलक उठी। तो क्योंकि जो सूर्य होता है वो पूरब से उगता है, तो इसलिए फिर धीरे धीरे हल्की लालिमा जो है वो पूर्व दिशा से झलक उठती है। उस क्षण आकाश का जो स्वरूप था वो भी बिल्कुल बदल सा जाता है। उस समय उसको आकाश को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई काली आकाश लाल केसर से धो दी गई हो। तो जिस तरह से जो बादल होते हैं, जो ये होता है वो नीला होता है, और मानो ऐसा लग रहा था कि लाल केसर से, यानी कि सूर्य की किरण से जो लाल केसर था वो किसका कलर है, वो कलर है सूर्य की किरण का। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो कोई काली आकाश को लाल केसर से धो दिया गया हो। ऊषा की लालिमा अथवा स्लेट पर लाल खड़िया का चौक मल दिया गया हो, इस तरह का कुछ प्रतीत हो रहा था। जैसे काली स्लेट है और उसे लाल खड़िया से चौक से मल दिया गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। उसके बाद कवि ऊषा आगमन की बेला में आकाश का भव्य चित्र उतारते हुए कहता है कि आकाश पर ऊषा को लाली ऐसी छाई हुई है मानो किसी नीले जल में किसी गोरी नवयुवती का शरीर झिलमिला रहा हो। फिर कुछ देर बाद ऊषा का जादू जो है वो धीरे धीरे टूटने जा लगता है। सूरज निकलते ही आकाश जो होता है वो स्पष्ट हो जाता है, और इस तरह से ऊषा का जो जादू था वो समाप्त हो जाता है। तो ऊषा का जादू बस उसी समय तक रहता है जब जो आकाश रहता है, आकाश में सूर्य की किरण अच्छे से निकल नहीं पाती। जब सूर्य पूरी तरह से निकल जाता है तो ऊषा का जो जादू होता है वो समाप्त हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों का वर्णन इस चैप्टर में शमशेर बहादुर सिंह ने बिल्कुल अच्छे तरीके से किया था। तो यहाँ हमने सारांश में इसे धीरे धीरे कुछ अच्छे तरीके से सब कुछ समझ लिया, इसके सारांश को हमने देख लिया है, जो हम एग्जाम में भी आंसर कर सकते हैं। अब हम इस चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, फिर इसके बाद हम इसके कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो मूव ऑन करने वाले हैं अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शमशेर ने कब लिखना प्रारंभ किया था। तो देखो, शमशेर जी का जन्म हुआ था 1911 में। ठीक है, तो अपने 21 से 22 साल की उम्र में इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। यानी कि किस साल में इन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया था, इन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया था 1932-33 में। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ऊषा कविता के कवि कौन है। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊषा जो कविता है ये शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा रचा गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। तो दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ था। यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब क्वेश्चन नंबर फोर है, शमशेर को किस नाम से पुकारा जाता था। तो शमशेर जी को, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि के नाम से भी पुकारा जाता था।
इस नाम से भी ये विख्यात थे। यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज शमशेर को कवियों के कवि के नाम से भी पुकारा जाता था। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग किसी भी कीमत पर भूलना मत, ठीक है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, उषा का जादू कब टूट जाता है? तो जब सूरज निकल जाता है तो उषा का जादू टूट जाता है। ये हमने सारांश अभी अच्छे से कवर कर लिया। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उषा का जादू सूरज निकलने के बाद टूट जाता है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 6 है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म उत्तराखंड में 1911 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब 8 नंबर क्वेश्चन है, शमशेर की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया है? तो शमशेर की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन डॉक्टर नामवर सिंह ने किया है। और इनका डॉक्टर नामवर सिंह का भी एक चैप्टर हमने अपने क्लास 12 के टेक्स्ट बुक में पढ़ा है। और वो कौन सा चैप्टर था, इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब क्वेश्चन नंबर 9 है, काल तुझसे होड़ है मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश आदि, किसकी रचना है? तो ये जो रचनाएं हैं, काल तुझसे होड़ है मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश आदि, ये जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं शमशेर बहादुर सिंह की ही है। यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, शमशेर ऐसे कवि हैं जो अपना असर धीरे धीरे डालते हैं, ये कथन किसका था? यानी कि उपयुक्त बातें किसने कही थी? तो ये कही थी अरुण कमल जी ने। यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि शमशेर ऐसे कवि हैं जो अपना असर धीरे धीरे डालते हैं, ये अरुण कमल जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया है? तो शमशेर बहादुर सिंह ने इलाहाबाद से बीए किया था, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, शमशेर बहादुर सिंह के माता पिता का क्या नाम था? तो शमशेर बहादुर सिंह के माता का नाम प्रभु देवी और पिताजी का नाम तारिफ सिंह था, ठीक है। याद रखना, इनके पिता का नाम था तारिफ सिंह और माँ का नाम था प्रभु देवी। यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब 13 नंबर क्वेश्चन है, जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है, ये पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ये हमने सारांश में भी कवर कर लिया और एक बार ऑब्जेक्टिव में भी कवर कर लिया कि जब सूर्य उग जाता है तो उषा काल का जो जादू होता है वो खत्म हो जाता है। तो इस लाइन का ये अर्थ होता है। और ये जो लाइन है ये हमने किस चैप्टर में पढ़ा? ये हमने पढ़ा है उषा के चैप्टर में। यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 14 है, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी माँ का नाम, इनके पिता का नाम और इनकी पत्नी का नाम, इन तीनों को हमने देख लिया। इनकी पत्नी का नाम था धर्म देवी। यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रभातकालीन आकाश कैसा है? तो प्रभातकालीन आकाश बिल्कुल नीला था, यानी कि नीले शंख जैसा था। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसे हमने सारांश में कवर किया था कि जो प्रभातकालीन आकाश था वो नीले शंख जैसा था। यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, किसका जादू टूटता है? तो उषा का जादू सूर्य निकलने के बाद टूट जाता है, तो जादू जो है वो उषा का टूटता है। यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, चुका भी नहीं रहा हूँ मैं, ये रचयिता कौन है? तो चुका भी नहीं रहा हूँ मैं, इसे रचा गया था शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा। यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया था? तो इन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया था। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 19 है और ये इस चैप्टर का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप इतने पेशेंस से जब वीडियो को कंप्लीट देख रहे हो तो आपको बिल्कुल कंफर्म रहना है कि एग्जाम में क्वेश्चन तो आपके छूटने वाले नहीं है। और मैं अपनी वीडियो में मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करता, और ऐसा इसलिए क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको 1 मिनट भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस वीडियो को फालतू में देख रहे हो। आपको एक एक सेकंड, एक एक मिनट आपको बस कंटेंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की थी? तो इन्होंने 1978 में रशिया यानी कि सोवियत रूस की यात्रा की थी। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब हमने इस चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिया है, और अब हम इस चैप्टर के
कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रातः काल का नभ कैसा था, यानी कि सुबह में जो आकाश थी वो किस तरह की दिख रही थी। तो देखो कवि ने यहाँ पे नभ की तुलना नीले संग से की थी, तो वो काफ़ी नीले संग के समान था। ऐसा लगता था कि मानो कोई ऐसा चौका हो जिसको राख से लिपा गया हो और अभी ही लिपा गया हो। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते होगे तो आपको पता होगा कि चौका क्या होता है। उसे लिप दिया जाता है और उसके बाद किसी को वहाँ पे एंट्री नहीं दी जाती, क्योंकि अगर वो कोई वहाँ पे इंटर करेगा तो उसके पैर के निशान वहाँ पे पड़ जाते हैं। तो जो नीला नभ था, जो नभ था, वो ऐसा लग रहा था कि मानो कोई चौका हो जिसको राख से लिपा गया हो और अभी ही लिपा गया हो। अथवा वह ऐसा लग रहा था मानो कोई काली शिला हो जिसको लाल केसर से धो दिया गया हो। तो जो नभ था, जो आकाश था, वो ऐसा लग रहा था कि मानो वो काली शिला है और जिसको लाल केसर से धो दिया गया है। यानी कि जब सूर्य की किरणें निकली तो वो लाल दिख रही थी केसर की तरह। तो बिल्कुल वो जो सीनरी था उसकी तुलना इन्होंने कवि ने की है कि इस तरह से कि मानो कोई वो काली शिला हो और जिसको लाल केसर से धो दिया गया था। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्लियर कर लिया। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं। तो देखो, राख से लिपा हुआ चौका के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि प्रातःकालीन नभ पवित्र एवं निर्मल है। यानी कि सुबह में जो आकाश था वो बिल्कुल पवित्र था, बिल्कुल निर्मल था। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार लिपने के तुरंत बाद गीले चौके में किसी को इसलिए नहीं चलने फिरने दिया जाता है कि कहीं उसके चौके में पैरों के निशान न पड़ जाए। तो जब चौकों को एक बार लिप दिया जाता है तो वहाँ पे किसी को एंट्री इसलिए नहीं दी जाती कि अगर कोई वहाँ पे इंटर करेगा तो उसके पैरों के निशान वहाँ पे पड़ जाएंगे और जिसके कारण वो पवित्र तथा निर्मल नहीं रह पाएगा। इसलिए चौके को लिपने के बाद वहाँ पे किसी को एंट्री नहीं दी जाती। उसी प्रकार भोर की नभ में भी प्रातः की ओर ओस के कारण गीलापन है। सेम उसी तरीके से जो हमारा नभ है, जो हमारा आकाश है, उसमें भी सुबह में जब आप देखते हो कि ओस गिरता है तो जो ओस के कारण वो भी गीला है और वो भी बिल्कुल उसी प्रकार पवित्र और निर्मल दिख रहा है। किस प्रकार से? गीले चौके के तरह से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को हमने क्लियर कर लिया। राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि सुबह में जो हमारा नभ था वो भी बिल्कुल पवित्र तथा निर्मल दिख रहा था, और ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें भी गीलापन आ गया था ओस के कारण। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बहुत काली शिला जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। तो देखो यहाँ पे आपको आशय स्पष्ट करना है। तो अब इस लाइन को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। वैसे फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बता दिया था कि जो नभ है, जो आकाश है, उसे की तुलना काली शिला से की गई है और ऐसा प्रतीत हो रहा था प्रातःकाल में, सुबह में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो जो काली शिला है, वो जो आकाश है, वो जो नभ है, उसे लाल केसर से धो दिया गया है। तो इससे अब हम डिटेल में समझने वाले हैं। देखो, प्रातःकाल सील पर मसाला पीसा जाता है। तो जो सील होता है उस पर हम मसाला को पीसते हैं। पुराने ज़माने में ऐसा किया जाता था, लेकिन अब क्योंकि मिक्सी का टाइम है तो इसलिए अब कोई इसे यूज़ नहीं करता। उसके बाद उसको धो दिया जाता था। तो मसाला पीसने के उपरांत उस सील को धो दिया जाता था। अगर सील पर केसर पीसी गई है तो उसे उसका अवशेष और जल सील पर केसरिया रंग का आवरण डाल देते हैं। और अगर सील पर हम पीसेंगे क्या, केसर पीसेंगे, तो केसर के पीसने के बाद केसर का जो अवशेष होता है, अगर हम उस सील को धो देंगे तो केसर का जो अवशेष है वो उस सील पर केसरिया रंग का आवरण डाल देता है। वह नीली सील केसरिया रंग में रंगी बड़ी भली मालूम होती है और वो देखने में बड़ा मनोरम रहता है, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, फिर दूसरा बिंब है और देखो अब दूसरा पहलू क्या है, इसकी तुलना किस तरीके से की गई थी, काली सील की तुलना किस तरीके से की गई थी, अब हम इसे भी देख लेते हैं। समस्त आकाश उषा की लालिमा में डूब गया है। समस्त जो आकाश है वो उषा की लालिमा में डूब गया है, यानी कि जब सुबह होने वाला होता है, जो सूर्य की किरण होती है, तो वो जो समस्त आकाश था वो भी काली शिला की तरह ही बिल्कुल मालूम हो रही थी। और जो हमारा उषा था, जो हमारा उषा बेला था, वो इस तरह से प्रतीत हो रहा था कि मानो केसर का जो अवशेष था वो फैला दिया गया, उस काली शिला पर वो अवशेष को फैला दिया गया हो। ठीक है, में डूब गया है और ये आभास होता है कि किसी बहुत काली शिल पर थोड़े से लाल रंग की केसर घोरकर डाल दी गई हो। काला आकाश, उषा का केसरिया रंग, ये बड़ा ही प्रभावी बिंब बन जाता है। ठीक है, तो इसकी तुलना कवि ने कितने अच्छे तरीके से काली सील से की थी और उसके बाद जो उषा काल था उसकी तुलना उन्होंने केसर से की थी, केसरिया रंग से की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने अच्छे से कवर कर लिया। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, उषा का जादू कैसा है। तो देखो, उषा का रंग रूप बड़ा मादक है, उसका आगमन और भी अधिक मत भरा है, हलचल मचा देता है, उसका प्रभाव ही बड़ा ही विलक्षण है। उसके जादू का ही ये प्रभाव है कि आकाश नील संग के समान दिखाई देता है। उषा के कारण ही जो आकाश था वो नीले संग के समान दिखाई दे रहा था। कभी वही आकाश ऐसा दिखाई दे रहा था कि मानो राख से लिपा हुआ कोई गीला चौका हो, तो जिसकी तुलना हमने पहले ही कर ली।
अथवा लाल केसर के जल से घोली कोई काली सील हो अथवा किसी स्लेट पर लाल खड़िया पोत दी गई हो। तो जो काली स्लेट होती है उस पर अगर हम लाल खड़िया को पोत देंगे, अगर हम चौक से उसे पोत देंगे तो जिस तरह का वो प्रतीत होता है सेम उसी तरीके का प्रतीत हो रहा था हमारा आकाश सुबह में, यानी कि उषा काल में। यह उषा का ही प्रभाव है कि जब वो अपना जादू बड़े ही प्रभावी ढंग से बिखेर देती है, और वो ये सब सूर्योदय के पूर्व ही करती है, क्योंकि सूर्योदय के बाद जो उषा होता है उसका जादू समाप्त हो जाता है। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, लाल केसर और लाल खड़िया चौक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो देखो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिंपली जो लाल केसर है वो प्रयुक्त हुआ है आकाश की लालिमा के लिए, वही जो लाल खड़िया चौक है वो किसके लिए यूज हुआ है, तो वो यूज हुआ है उषा काल के लिए। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या करें। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो पहली लाइन है, जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। तो जो मैंने आपको बताया था कि सुबह होने के बाद उषा का जादू टूट जाता है, तो इसे हम डिटेल में कवर करेंगे। देखो, प्रस्तुत पंक्तियाँ शमशेर बहादुर सिंह की प्रसिद्ध कविता उषा से उद्धृत है। कवि आकाश पटल पर उषा के प्रभाव के माध्यम से एक विलक्षण चित्र उतारता है। आकाश कभी नीले संग सा आभासित होता है, कभी ऐसा लगता है कि मानो राख से लिपा हुआ गीला चौका है, अथवा किसी काली सील को किसी लाल केसर के रंग से धो दिया गया हो, अथवा स्लेट पर कोई लाल खड़िया अथवा चौक को मल दिया गया हो। तो इन तीनों का वर्णन हमने ऑलरेडी कर लिया। ये सारा उषा का ही जादू था। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश फूटता है, यानी कि सूर्य जब बाहर निकलता है, तब ये सारा जादू टूट जाता है और उषा का सारा सौंदर्य फीका पड़ जाता है, क्योंकि सूर्योदय होते ही उषा की जो आभा होती है वो फीकी पड़ जाती है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसे हमने अच्छे से समझ लिया, बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज में। अब सेकेंड लाइन है, बहुत काली सील जैसे लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। तो इसे तो हमने पहले भी कवर कर लिया, लेकिन वहाँ पे हमने जिस फॉर्मेट में हमें आंसर करना चाहिए हमने वैसे आंसर किया नहीं था, तो अब हम उस तरह से आंसर करेंगे। तो देखो, प्रस्तुत पंक्तियाँ शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा से उद्धृत है। आगमन के कारण आकाश में जो शोभा उभरी है उसके कई रूप चित्रित हुए हैं। यहाँ भी इसी प्रकार का एक चित्र अंकित है, और यह है उषा के आगमन का प्रतीक। जब उषा का आगमन होता है तो ऐसा लगता है कि मानो किसी काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया या लाल चौक को मल दिया हो, अर्थात आकाश की ऐसी ही विलक्षण शोभा दमक रही है। स्लेट काली, खड़िया लाल, आकाश नीला, उषा लाल। ये बड़ा ही प्यारा दृश्य है और बड़ा ही स्वाभाविक भी है, और इसे कवि ने बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी कविता में उजागर भी किया है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी कवर कर लिया। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, इस कविता की बिंब योजना पर टिप्पणी लिखे। तो इसे हमने सारांश में ऑलरेडी कवर कर लिया, तो आप जो सारांश है उसे यहाँ पे आंसर कर सकते हो। ठीक है, फिर अब 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रातः नभ की तुलना बहुत नीले संग से क्यों की गई है। तो जो आकाश था उसकी तुलना नीले संग से क्यों की गई है, इसे हमने अच्छे से अभी देखा नहीं था, तो अब हम इसे भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखो, प्रातः काल का नभ नीला तो होता ही है, साथ ही उसका समूचा भाग नहीं दिखाई देता। उसका जो भी भाग दिखता है वो ऐसा भाषित होता है कि मानो वो नीला शंख हो। शंख जो है वो ध्वनि उत्पन्न करता है। प्रातःकालीन नभ भी मुखर होता है, वहाँ वायु, पक्षी आदि की ध्वनियाँ होती है। रात्रि की शांति जो होती है वो टूट जाती है। अतः ये सारा दृश्य स्वाभाविक प्रभाविक है। तो देखो, यहाँ पे जो नभ था, जो आकाश था, उसकी तुलना नीले संग से इसलिए की गई है क्योंकि जो हमारा नभ होता है, जो हमारा आकाश होता है, वो भी नीला ही होता है। और साथ ही साथ जिस तरीके से शंख जो है वो आवाज़ उत्पन्न करता है, वो ध्वनि उत्पन्न करता है, सेम उसी तरीके से मॉर्निंग में, उषा काल में हमारा जो आकाश था वहाँ पे बहुत सारे पक्षी, वायु, इन सब की ध्वनियाँ वहाँ पे आती रहती है। तो शंख के समान इनकी तुलना, आकाश की तुलना इसलिए की गई है। ठीक है, क्योंकि वो उनकी क्राइटेरिया पे फुलफिल होता है। तो इसलिए 8 नंबर क्वेश्चन यानी कि प्रातः नभ की तुलना बहुत नीला शंख से क्यों की गई है, इसलिए की गई है क्योंकि हमारा जो नभ होता है, हमारा जो आकाश होता है, वो भी नीला होता है, और साथ ही साथ उनके जो पक्षी होते हैं, जो वायु होती है, वो भी उषा काल के दौरान बिल्कुल शंख की तरह ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन भी हमने क्लियर कर लिया। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, नील जल में किसकी गौरदें हिल रही है। तो देखो, ये कल्पना तब की गई है जब उषा काल के दौरान सूर्य की जो पहली किरण होती है वो जब बाहर निकलती है, वो जब झिलमिल करती है, तो उसकी तुलना यहाँ पे नीले जल में किसी गौर अंगों के गौर शरीर के हिलने से की गई थी। तो नीले आकाश में सूर्य की प्रातःकालीन किरण झिलमिल कर रही है, और ऐसा लगता है कि मानो नीले जल में किसी गौरांगों का गौर शरीर हिल रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, जिसे हमने कवर कर लिया। और यहाँ पे हमने इस चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इसके सारांश को ऑलरेडी कवर कर ही लिया। तो अब ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।